गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज सिविक्स में संघवाद पढ़ेंगे। संघवाद क्या है, पहले उस चीज़ों को हम लोग जानें। तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के अवयव इकाई और एक केंद्रीय शक्ति के बीच साझे की साझेदारी होती, वह संघवाद कहलाता है। माने जिसमें देश के अवयव इकाइयों, याद रखिएगा, बहुत से, और केंद्र की शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, वह संघवाद कहलाता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में आमतौर पर सरकार के दो स्तर होते हैं। एक स्तर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरा स्तर राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व की चुनिंदा विषयों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे रेल केंद्र सरकार के अंतर्गत है, डाक केंद्र सरकार के अंतर्गत है। लेकिन स्कूल जो राज्य स्तरीय स्कूल है, भूमि राज्य स्तरीय जो है, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। या रोजमर्रे के प्रशासनिक जिम्मेदारी, सिपाही, थाना, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। और दोनों स्तर की सरकार अपने शासन चलाने के मामले में पूरे तरह से स्वतंत्र होती है। भारतीय गणराज्य के बारे में अगर हम बात करें तो हालांकि भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है कहीं अगर देखें तो, लेकिन भारतीय राष्ट्र का निर्माण संघीय व्यवस्था पर था। भारत के संविधान के दो रूप, या भारत के संविधान में मूल रूप दो स्तर के शासन तंत्र का प्रावधान रखा गया था, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर, है ना। बाद में इस व्यवस्था को एक तीसरे स्तर जोड़ा गया जिसमें पंचायत और नगर पालिका, ये बाद में जोड़ा गया। संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इस प्रकार के, है ना, में शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर है। संघीय का व्यवस्था का मुख्य लक्षण, इसमें दो या दो से अधिक स्तर है शासन व्यवस्था का। एक राज्य स्तर, दूसरा केंद्र स्तर और तीसरा पंचायत या नगर पालिका स्तर। शासन के विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन किया जाता है। यह स्तर का अधिकार क्षेत्र अलग होता है। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों का अधिकार क्षेत्र के बारे में साफ साफ उल्लेख किया गया है। हर स्तर की सरकार का अस्तित्व अधिकार क्षेत्र संविधान से गारंटी मिली होती है। संविधान का मूल रूप प्रावधानों को बदलना सरकार के किसी भी स्तर द्वारा अकेला संभव नहीं है। यदि ऐसा किसी बदलाव की ज़रूरत होती है तो इसके लिए सरकार के दोनों स्तर के सहमति आवश्यक है, मतलब राज्य स्तर और केंद्र स्तर। न्यायपालक या न्यायालय का अधिकार होता है कि वह संविधान का अर्थ निकले और सरकार के विभिन्न स्तरों के कार्यों का व्याख्यान करे। जब कभी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों को लेकर के अगर मतभेद हो तो ऐसे स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि किसी अंपायर की तरह वह काम करे। जिस तरह से अंपायर कहता है उस तरह से काम करे, है ना। दोनों सरकार के बीच माने जो वास्तविक चीज़ें रखे और उसको पालन करवाए। सरकार हर स्तर पर वित्तीय स्रोत का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इससे विभिन्न स्तरों के सरकारों का वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। संघीय ढांचे का उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य है कि देश में एकता को बल देना और दूसरा उद्देश्य है कि विविधता को
सम्मान देना, क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू होता है, एक पारस्परिक विश्वास और साथ रहने की सहमति। ये दोनों पहलू संघीय व्यवस्था के गठन और काम काज के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, अगर दूसरा कहा जाए तो उसको सत्ता में संतुलन कैसे संघवाद में हम बना के रखेंगे। अलग अलग संघीय ढांचे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता में संतुलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह संतुलन उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है जिस पर वह संघ का निर्माण हुआ। संघों का निर्माण प्यारे बच्चों दो तरीके से होता है। सबको साथ लाकर संघ बनाना, याद रखिएगा, इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलाकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ऐसे इसलिए करते हैं कि वैसे राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के साथ साथ अपनी सुरक्षा बढ़ा सके। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र के तुलना में राज्य के अधिक शक्ति होती है। प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं। इस प्रकार के संघीय व्यवस्था के उदाहरण में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। पहला तो मैंने बताया सबको साथ लाकर संघ बनाना और सबको जोड़कर संघ बनाना, दो बात है प्यारे बच्चों। इस प्रकार के संघीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्र को एक साथ रखने के लिए सत्ता की साझेदारी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों के तुलना में केंद्र में अधिक शक्तिशाली होती है। हो सकता है कि कुछ इकाइयों को अन्यों के मुकाबले अधिक शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए भारत में जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक शक्ति मिली हुई थी, अब नहीं, है ना। अब क्या किया गया, अब एकदम सबको मिला दिया गया। जब वहाँ से 370 ढाला हटा तो उसको मिला दिया गया, है ना। लेकिन इस प्रकार के संघीय व्यवस्था में भारत उसके लेकर के है, स्पेन है, बेल्जियम है। अब प्यारे बच्चों देखें यूनियन लिस्ट क्या है, कुछ ये सब समझे। तो प्यारे बच्चों यूनियन लिस्ट माने ये छोटा छोटा शब्द को हमें जानना जरूरी है। यह लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व का विषय आता है। इस विषय पर पूरे देश में एक नीति की ज़रूरत है, इसलिए उसे यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। बात समझिएगा। ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होता है। यूनियन लिस्ट के विषय में क्या है, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, विदेशी नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसार, मुद्रा, है ना। स्टेट लिस्ट में जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं वो स्टेट लिस्ट में रखे जाते हैं। ऐसे विषय का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, साझा लिस्ट। प्यारे बच्चों, तो ऐसे लिस्ट जो माने कॉन्क्रीट लिस्ट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं। ऐसे विषय जो साझा महत्व में होते हैं इस लिस्ट में आते हैं। साझा लिस्ट के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। प्यारे बच्चों, जैसे शिक्षा, है ना, का कानून केंद्र भी बनाएंगे, राज्य भी बनाएंगे, दोनों को समूह से। वन, ट्रेड यूनियन, विवाह। अब ये नहीं कि भारत सरकार कहे कि लड़कों को 18, लड़कियों को 18 साल, 21 साल में शादी होना चाहिए, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहे नहीं यहाँ 12 साल में हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। एक सेकंड, हाँ बोलिए। हाँ आइए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों होता है। अब हम लोगों को कहना है कि बीच बची हुई लिस्ट, वैसे विषय जो ऊपर दी गई लिस्ट में नहीं शामिल है,
है ना, ऐसे विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होती है। विशेष दर्जा, प्यारे बच्चों, जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, इससे राज्य को अपना अलग संविधान था, है ना। भारत के संविधान में कई प्रावधान इस राज्य तक तब तक लागू नहीं किए जाते थे जब तक कि उस राज्य के विधानसभा की अनुमति नहीं मिलती थी, जम्मू कश्मीर से, प्यारे बच्चों। अच्छा, ये विशेष दर्जा में हो गया। यदि कोई भारतीय इस राज्य के स्थानिक नागरिक नहीं है तो वहाँ पर ज़मीन मकान नहीं खरीद सकता है, ये विशेष राज्य। लेकिन अब प्यारे बच्चों उसको हटा दिया गया, उसका दुरुपयोग लोग करते हैं वहाँ के, है ना। वहाँ के लोग दुरुपयोग इसका करने लगे थे। केंद्र शासित प्रदेश क्या है प्यारे बच्चों? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, वो तो है केंद्र शासित प्रदेश। पहले हम लोग देख लें तो भारतीय गणराज्य में कुछ इकाइयों के क्षेत्र इतना कम है जिन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, उसका क्षेत्रफल कम होने के कारण, है ना। तो कुछ अन्य राज्यों के इन्हें किसी अन्य राज्यों में मिलाया भी नहीं जा सकता है। तो इन इकाइयों के पास बहुत कम शक्ति होते हैं, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। बहुत माने कम होगा, छोटा होगा, उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे क्षेत्र का प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये सब। अब है संघीय भारत की संघीय व्यवस्था। तो प्यारे बच्चों, भारत में संघीय व्यवस्था के सफलता का क्या कारण है? कुछ तो कारण है। तो इसमें पहले भाषाई राज्य, भारत एक विशाल राज्य है, यहाँ पर अनेक भाषा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ भौगोलिक जातीय संस्कृति में भी विविधता पाया जाता है। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, वहाँ के बोली के आधार पर किया गया था, जैसे तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब है प्यारे बच्चों। कहीं पर जाति के आधार, वहाँ के जातीयता के आधार पर किया गया था, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब। भाषा नीति के बारे में समझिए प्यारे बच्चों। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा में दर्जा नहीं दिया गया। समझ लीजिए, कौन राष्ट्रभाषा में दर्जा किसी को नहीं दिया गया। हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई। आधिकारिक भाषा को मान्यता किसको? हिंदी को दी गई। लेकिन हिंदी केवल 40% की ही मातृभाषा है, माने वो जन्म से ही वो हिंदी बोलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ बोलिए, बैठ जाइए ऑफिस में। तो ये सब आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अब हम लोगों को ये देख लेना है कि भारत में भाषा संविधान, भारत के संविधान में भाषा को मैंने राष्ट्रभाषा नहीं क्या कहा गया, लेकिन हिंदी के 40% को मैंने बताया कि मातृभाषा है। तो हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित में दर्ज किया गया है। केंद्र और राज्य के रिश्ते में अगर कहा जाए तो केंद्र और राज्य के बीच रिश्ते का पुनर्गठन से हमारा संघीय व्यवस्था बनती है प्यारे बच्चों। क्या संघीय व्यवस्था बनती है वो तो मैं ये प्यारे बच्चों बतला रहा हूँ कि कांग्रेस की मोनोपोली के समय क्या है, तो आज़ादी के बाद लंबे समय तक अधिकांश हिस्से में केंद्र और राज्य सरकार एक ही पार्टी होती थी। यह कांग्रेस की मोनोपोली का दौर था। उस दौर में अक्सर यह होता था कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों का अवहेलना किया जाता था, जिससे छोटे छोटे बात में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती थी। ऐसा होता था। गठन सरकार का दौर की स्थिति भी आई, गठबंधन का 1989 मैंने 1989 में कांग्रेस के मोनोपोली का दौर समाप्त हो गया। उतना के बाद इसके बाद जो हुआ, गठबंधन की सरकार की दौर शुरू हुई।
और राज्य की स्वायत्तता के को अधिक सम्मान मिलने लगा और सत्ता में साझेदारी भी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि संघीय व्यवस्था और अधिक बल मिला उससे। भारतीय भाषाई विविधता, तो 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में माने 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती थी। इस भाषाओं में कुछ मुख्य भाषा के समूह में रखा गया था। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, भिल्ली, ये सब भाषाओं। प्यारे बच्चों, इस तरह से 114 भाषाएं हैं, जिसमें 22 भाषा इंटर के 700, हाँ इंटर के। तो इस तरह से प्यारे बच्चों माने अन्य भाषा को अनुसूचित भाषा कहते हैं, समझ सकते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण, तो भारत एक विशाल देश है। ये 2 स्तर की सरकार काम माने 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल होती है। तो भारत के कुछ राज्य, तो जैसे यूरोप के है ना, भारत के कुछ राज्य यूरोप से भी बड़े हैं। जनगणना के अगर मामला में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। राज्य, इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खान पान संस्कृति में भी विविधता पाई जाती है। ये माने विकेंद्रीकरण के कारण है। प्यारे बच्चों, कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिसे निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। स्थानीय स्तर के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों को सीधा भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर की ज़रूरत महसूस लोग कर रहा है। 1992 में विकेंद्रीकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया ताकि लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाया जा सके। स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्यारे बच्चों, पंचायती राज्य अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने अपने अस्तित्व के कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना होगा। इस हिस्सा है ना, यह हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकाय को आम भाषा में पंचायती राज्य कहा गया है ना। हर गांव में एक पंचायत होती है, मैंने गांव को मिला कर कई वार्ड सदस्य, पंच और उसका अध्यक्ष को सरपंच कहा गया। पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस पंचायत के रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया। स्थानीय स्वशासी संरचना का स्तर जिला स्तर तक होता था। जैसे पंचायत समिति की बात करें, कुछ गांवों पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति या प्रखंड मंडल बनता है। इस मंडलों के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायत के सदस्यों द्वारा की जाती थी। जिला परिषद, एक जिला में सारे पंचायत, याद रखिएगा, समिति मिला करके जिला परिषद का निर्माण करती है। माने जिला के जितने पंचायत समिति है मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करते हैं। जिला परिषद के अधिकतर सदस्य चुनकर आते हैं और उस जिला के लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, जिला स्तर के अन्य निकायों के कुछ अधिकारी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का राजनीतिक मुखिया जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। नगर पालिका के बारे में अगर हम लोग करें तो इस तरह के
शहरी क्षेत्रों में, यह शहरी क्षेत्रों में जैसे पटना, कलकत्ता है ना, तो शहरी क्षेत्रों में स्वशासीय निकाय होता है। नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में स्वशासीय निकाय होता है। शहर में नगर पालिका का गठन होता है। बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन होता है। इसे सदस्य वार्ड काउंसलर कहलाता है, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। फिर ये सदस्य अपने चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जिसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर कहा जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब इसका प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। धन्यवाद।